आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7th स्टैंडर्ड की सोशल साइंस की वर्कशीट, जो कि हमारे हिस्ट्री पोर्शन से यानी हमारी अतीत नाम की जो हमारी बुक है उसी से है। और आज हमारी वर्कशीट का नंबर है 11 और आज की तारीख है 2 नवंबर। आपको याद है ना, हम पिछली वर्कशीट में दिल्ली के सुल्तान के बारे में कुछ बातें कर रहे थे और आज हम उसी वर्कशीट को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। मैं आपको याद दिला देती हूँ, हमने बात की थी कुतुबुद्दीन के साथ कुतुब मीनार के बारे में, जिसमें हमने इल्तुतमिश का जिक्र किया था और कुछ खास शासकों का जिक्र किया था। तो अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमारी वर्कशीट में कुछ अच्छे सुंदर सुंदर चित्र दिए गए हैं, जिसमें पहला चित्र तो जामा मस्जिद का है जो हमारी दिल्ली में ही है और जामा मस्जिद के नाम से पूरा एरिया भी फेमस है इस मस्जिद के नाम के आधार पर। दूसरी है बेगमपुरी मस्जिद, फिर तीसरी दी गई है मोठ मस्जिद और फिर उसके बाद हम देखते हैं इसी तरह से जमाली कमाली मस्जिद। ये सभी वो मस्जिदें हैं जिनका निर्माण दिल्ली के सुल्तानों ने करवाया। अब आपको करना ये है कि इन मस्जिदों को कब बनवाया गया, इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको आपकी किताब से निकालनी है। वैसे तो मैं आपको इसके बारे में अभी तुरंत बता सकती हूँ, लेकिन अब क्योंकि हमारी वर्कशीट चाहती है कि हम किताब उठाएं, तो आप थोड़ी सी मशक्क़त कीजिए और दिल्ली के सुल्तान आप पाठ में आइए और पाठ में जब आएंगे तो पेजों को पलटना शुरू कीजिए। उसके साथ ही कुछ आगे पीछे के पेजों को भी देखिए, यानी कि उससे बाद वाले चैप्टर्स को भी देखिए और उनको देखने के बाद आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर आपको कोई जानकारी नहीं मिलती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करके बता दूंगी कि कौन सी मस्जिद कहाँ पर है और उसको किसने बनवाया था। तो चलो शुरू करते हैं अब आगे। आज हम और कुछ खास बातें पढ़ने वाले हैं। देखिए, दिल्ली के प्रारंभिक या आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, क्योंकि हमने बात की थी कि शासन सुल्तानों का जो ठीक रूप से शुरू होता है वो इल्तुतमिश के टाइम से शुरू होता है। तो जो शुरू के सुल्तान हैं जैसे इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना पसंद करते थे। और जो ये गुलाम थे, इन्हें फारसी में कहा जाता था बंदगा, और इन्हें किस काम के लिए रखा जाता था या खरीदा जाता था? सैनिक सेवा के लिए। अब दो तीन बातें यहाँ पर निकलकर सामने आती हैं अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो। इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर गुलामों को रखते थे सूबेदार के रूप में। मतलब उसे सामंत नहीं कहा जा रहा, उसे जमींदार भी नहीं कहा जा रहा। जहां पर सामंत और जमींदार काम करते थे उनकी जगह पर एक गुलाम को रखते थे। गुलाम कौन होगा भाई? जिसे खरीदा जाएगा या जिसे बेचा जाएगा वही गुलाम है। और इन गुलामों को रखते थे तो उसका क्या नाम हो जाता था? सूबेदार। सूबा का मतलब होता है एक क्षेत्र। एक क्षेत्र के ऊपर इनका नियंत्रण होता था गुलाम का। गुलाम को वहां पे रखा जाता था। किस चीज के लिए रखा जाता था? सैनिक सेवा करने के लिए। मतलब उसे सैनिक के रूप में रखा जाएगा। तो सूबेदार एक तरीके से देखा जाए तो सैनिक पोस्ट हो गई। एक सैनिक की पोस्ट का नाम हो गया सूबेदार। और इन गुलामों को क्या बोलते हैं फारसी में? बंदगा बोलते हैं। और सामंत और जमींदार कौन थे? सामंत और जमींदार जो होते हैं, जिनके पास बहुत सारी जमीन होती है और उसकी जमीन के ऊपर इनका पूरा कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। उस जमीन से कर इकट्ठा करना, उस पर दूसरे लोगों से काम करवाना, खेती करवाना वगैरह वगैरह, जो बहुत सारी चीजें होती हैं वो सामंत और जमींदार किया करते थे। और सामंत और जमींदार वहां से क्योंकि कर भी इकट्ठा करते थे और उस कर में से एक हिस्सा राजा को देते थे। अब लेकिन इन सुल्तानों ने क्या किया? इन सुल्तानों ने सामंत और जमींदारों की जगह पर अपने गुलामों को सैनिक के रूप में वहां भेज दिया। और नाम क्या हो गया उसका? सूबेदार। क्योंकि सूबेदार भी सैनिक की पोस्ट का कोई नाम तो होगा, सूबेदार नाम हो गया। और गुलाम के रूप में क्या, किस रूप में जाना जाता है फारसी में? उन्हें बंदगा के नाम से जाना जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सामंत और जमींदार की जगह पर गुलामों को रखा गया, जो गुलामों को हम बंदगा कहते हैं। और कौन सी पोस्ट पर रखा गया? सूबेदार की पोस्ट पर रखा गया। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे इन सूबेदारों को किसी और पोस्ट के नाम से भी जानते थे। किन नामों से, वो हम आगे देखते हैं। इक्ता और इक्तादार के नाम से जानते थे, तो वो पढ़ेंगे हम। लेकिन उससे पहले कुछ और खास बातें। खलजी और तुगलक शासक, खलजी, और आपको ये खिलजी लिखा हुआ भी मिलेगा।
खिलजी वंश, खिलजी शासक, ठीक है। खलजी और खिलजी दोनों एक ही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। खलजी और तुगलक शासक बंदगा का यानी कि गुलामों का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी, जो छोटे वर्ग, ऐसे वर्गों से थे जो इनके लिए बहुत लाभदायक थे, वफादार थे, ईमानदार थे, लेकिन निम्न वर्ग से थे, उन्हें भी इन्होंने ऊंचे पद दिए, जैसे, और सेनापति बना दिया, उन्हें भी सूबेदार बना दिया, ऐसे ऐसे पद दिए। मतलब जो भी इनका ट्रस्टवर्दी है, विश्वास का पात्र है, चाहे वो गरीब तबके का हो, निम्न जाति का हो, चाहे वह इनका अपना गुलाम हो, जो इनका ट्रस्टवर्दी है, विश्वास का पात्र है, ये इन्हें बड़े बड़े पद देते थे। बड़े बड़े पद, उस वक्त सेना के पद ही सबसे बड़े पदों में से एक हुआ करते थे, या बड़े पदों को सेना की जिम्मेदारी भी दी जाती थी, अगर हम ये कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो उसमें सेनापति हो गया, सूबेदार हो गया, और ऐसे ही और बहुत सारे पद जो थे वो दिए जाते थे। आगे हम पढ़ेंगे, से और भी बहुत सारे शब्द आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, जैसे मनसबदार, इक्तादार आदि। तो चलो आगे देखते हैं कि जो गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार होते थे। मतलब हमने बात की ना कि बंदगा रख लेते थे, गुलाम रखते थे और उनको फिर सेना की जिम्मेदारी दे देते थे, सूबेदार बना देते थे, एक सूबे की जिम्मेदारी यानी एक जगह की जिम्मेदारी दे देते थे। तो ये जिसने इन्हें खरीदा होता था, जो इनका मालिक होता था, जो शासक, उसके प्रति तो वफादार होते थे, लेकिन जो उसके बच्चे वगैरह होते थे मालिक के, उनके प्रति ये वफादार नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि जो बच्चे थे उन्होंने अपने दूसरे गुलाम बनाए होते थे, और वो जब उनका पिता जब गद्दी पर नहीं रहता था, तो उनके बच्चे जो उनके अपने गुलाम हैं, बच्चों के जो गुलाम हैं, खरीदे हुए गुलाम, उनको सैनिक पद देना या सूबेदार बनाना पसंद करते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि दोनों, मतलब पिता के गुलाम यानी कि बंदगा, सूबेदार, सेनापति इत्यादियों में, सरदार, एक तरीके से वो सरदार हो गए, उन सभी सरदारों में, और जो नया शासक बना यानी उनके बच्चे जो नए शासक बने, उनके जो गुलाम हैं, बंदगा, सूबेदार जो हम बोल रहे हैं, जिन्हें वो सूबेदार बना रहे हैं नया, उनके बीच में ना लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। तो यहाँ लिखा है वही जो मैं आपको बता रही हूँ, सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही नए और पुराने सरदारों में टकराहट शुरू हो जाती थी। तो गुलामों में तो टकराहट शुरू हो ही जाती थी। सरदार किसे कहा गया है? सरदार इन्हें कहा गया था, हमने कहा ना कि वो गुलामों को बड़े पद दे देते थे। तो सरदार ऐसे ही लोग होते थे जिनके पास ताकत होती थी। जिसे हमने पढ़ा, निम्न वर्ग के लोगों को भी, जो भी इनके विश्वास पात्र थे, उन्हें ये ताकत दे देते थे, और जो ताकतवर लोग हैं इन्हें हम सरदार के नाम से जानते हैं। और एक खास बात और होती थी इन सरदारों में, एक तो इनके पास ताकत होती थी, दूसरा ये अमीर होते थे, मतलब इनके पास धन होता था। तो इन्हें अमीरों के नाम से भी हम बहुत बार जानते हैं, जो शायद आपको आगे पढ़ने को मिले। तो अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाके दिए और सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। हमने अभी बात ही की कि इन्हें सूबेदार के रूप में जब नियुक्त किया जा रहा है, तो खिलजी और तुगलक शासकों के, अगर हम टाइम की बात करें, सबसे ज़्यादा अगर खिलजी और तुगलक शासकों का टाइम देखें, तो इन्होंने अपने सेना नायकों को, हमने बात की ना कि गुलामों को ये सेना की जिम्मेदारी भी दे रहे हैं, सूबेदार बना रहे हैं, तो इन्होंने अपने सेना नायकों को सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि इल्तुतमिश के टाइम में क्या होता था, गुलामों को सूबेदार बनाया जाता था, जबकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि खिलजी और तुगलकों के टाइम पीरियड में जो इनके सेना नायक थे, जो इनकी सेना की जिम्मेदारी निभाते थे, ये उन्हें ही सूबेदार बनाने लगे गुलामों की जगह पर। और जो ये सूबेदार इन्हें बना रहे थे, तो सूबा मतलब क्षेत्र देते थे, उस क्षेत्र को सूबा के नाम से तो हम सूबेदार बोल ही रहे हैं, लेकिन किस और नाम से इस टाइम में जाना जाता था? इक्ता के नाम से जाना जाता था। अब क्योंकि इन्हें एक इलाका दे दिया गया जिसे इक्ता बोलते हैं, तो इसीलिए इन्हें सूबेदार के अलावा और किस नाम से जाना जाता था? इक्तादार या मुफ्ती के नाम से जाना जाता था। तो अगर हम ये कहें कि सुल्तानों के खिलजी और तुगलक शासकों की अगर हम बात करें, ये वंश हैं, जैसे हमने इल्तुतमिश की बात की तो ये गुलाम वंश के अंतर्गत आते हैं, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, ये अलग अलग वंश हैं। तो खिलजी वंश और तुगलक वंश के जो शासक हैं, इसके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, तो जो सेना नायक है
वो सेना नायक भी है, सूबेदार भी है, इक्तादार भी है और उसे मुक्ति भी कहा जाता है। तो ये चारों नाम एक ही व्यक्ति के पद के हो सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति के नाम नहीं होते, ये उसके पद के नाम होते हैं, उसे जो पोस्ट मिली हुई है। तो चलो अब बढ़ जाते हैं आगे कुछ और खास बातों की ओर। जो मुक्ति है जिसे हम इक्तादार बोल रहे हैं, इसके और क्या क्या काम थे। भाई हमने बात की कि ये सेना नायक तो है ही, क्योंकि सेना नायक है तो सैनिक अभियान तो इसे करने ही होंगे। फिर अब क्योंकि इसे एक क्षेत्र की जिम्मेदारी दे दी गई है जिसे हम इक्ता बोल रहे हैं, तो उस क्षेत्र में कानून की व्यवस्था भी इन्हें खुद ही बनानी पड़ेगी। इसके अलावा अब क्योंकि ये सेना नायक भी हैं, तो इन्हें सैनिक भी रखने पड़ते हैं और उन सैनिकों को वेतन भी देना पड़ेगा। तो उस वेतन को कहाँ से देंगे, वो जो इलाका इन्हें इक्ता दिया गया है उसी इक्ता से ये टैक्स वसूलते थे। राजस्व का मतलब होता है टैक्स, जिसे हम कर भी बोलते हैं, और उसी कर से ये अपना खर्चा भी निकालते थे और अपने जो सैनिक रखते थे उनको भी खर्चा देते थे, यानी कि तनख्वाह देते थे। इसके अलावा यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, उसी में से एक हिस्सा ये सुल्तान के लिए भी भेजते थे जो इनका शासक है। तो उसी में से इक्ता से ही जो टैक्स यानी राजस्व वसूला जाता था उससे अपना खर्चा चलाते हैं, सैनिकों का खर्चा चलाते हैं, और ये उसमें से एक हिस्सा सुल्तान यानी शासक को भी भेजते हैं। ये तो हो गया मुक्ति का एक काम। अब मुक्ति लोगों पर काबू रखने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए क्या करते थे। तो अगर हम मुक्ति लोगों की बात करें, मुक्ति लोगों पर काबू रखने का यानी मुक्तियों पर शासक कैसे कंट्रोल करते होंगे कि एक बार उन्होंने उसे कोई इलाका दे दिया तो एक बार वो इलाका उनके कंट्रोल में आ गया तो वो भी तो वहां से राजा बनने की कोशिश कर सकते हैं। तो कैसे कंट्रोल किया जाता है इन सेना नायकों पर या इक्तादारों पर। तो ये जो इक्तादार या सेना नायक या मुक्ति हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए जो तरीका था वो ये था कि इनका जो पद था वो परंपरागत नहीं था, मतलब उनके बाद उनके बेटे को वो पद नहीं मिलता था, वो पद फिर किसी और को मिलेगा। मतलब जैसे आज के टाइम में होता है ना, आज हम कोई नौकरी करते हैं तो हमारी नौकरी जब पूरी हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि उसके बच्चों को वो नौकरी मिलती है, पहले जमाने में मिलती थी, अब नहीं मिलती है। अब दूसरा व्यक्ति जो एग्जाम को कम्पीट करके आता है यानी प्रतियोगिता में भाग लेता है, एग्जाम क्रैक करता है, उसके बाद उसे वो पोस्ट मिलती है, किसी के बच्चों को वो नौकरी नहीं मिलती है। तो यही वो मुक्ति के लोग मुक्तियों के साथ यानी इक्तादारों के साथ भी करते थे कि एक को अगर आज पोस्ट दे दिया तो नेक्स्ट टाइम वो पोस्ट किसी और को मिलती थी जब उसकी सेवा पूरी हो जाती थी, यानी उसकी नौकरी पूरी हो जाती थी तब। तो और यही यहाँ पर लिखा है कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले, कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए मिले। मतलब जैसे आज होता ना, हम कहते हैं ट्रांसफर हो गया, कि वो अभी पहले दिल्ली में थे, अभी उनका ट्रांसफर जो है यूपी में हो गया है, उत्तर प्रदेश में हो गया। कई बार हम कहते हैं कि अरे पहले तो वो उस वाले स्कूल में थे टीचर हमारे, अभी दूसरे स्कूल में उनका ट्रांसफर हो गया है। तो वो ऐसे भी होता था कि उनके एक ही नौकरी के शासन काल में एक तो उनके उनके बाद उनके बच्चों को तो उनका पद मिलता ही नहीं था इक्तादारों का, लेकिन साथ ही उनके नौकरी के टाइम में ही उनका ट्रांसफर भी होता था। जैसे यहाँ लिखा ना स्थानांतरण, ये स्थानांतरण का मतलब वही ट्रांसफर होता है, इंग्लिश में जिसे हम ट्रांसफर बोलते हैं। एक स्थान से दूसरी जगह स्थान पर भी उन्हें भेजा जाता था इक्तादार के रूप में, क्योंकि इक्तादार तो पोस्ट है, पोस्ट मतलब नौकरी, तो उन्हें कहीं भी भेजा जा सकता है। तुगलक के शासन काल में नौकरी के कठोर नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। देखो तुगलक के बारे में हमने लास्ट बार भी बात की थी कि तुगलक के टाइम पीरियड में, मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा क्षेत्र जो है वो विस्तृत हुआ सुल्तानों का, मतलब सुल्तानों का साम्राज्य, सबसे बड़ा साम्राज्य हमें तुगलकों के टाइम पीरियड में दिखाई देता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि तुगलकों के टाइम पीरियड में नौकरी के नियम ये क्या है। ये इक्तादार नौकर ही तो है, एक तरीके का नौकरी ही तो कर रहा है, तो नौकरी के नियम बहुत कठोर हुआ करते थे। अब हम कुछ खास बात अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी पढ़ लेते कि अलाउद्दीन खिलजी भी एक विशेष सुल्तानों में से है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर आप, अभी तो हमें बहुत थोड़ी जानकारी पढ़ने को मिल रही है, लेकिन आपको कभी आगे आगे चलकर पढ़ने को मिले तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत सारी बातें हैं पढ़ने के लिए, बहुत ही खास बातें। मतलब ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसके टाइम में करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में करप्शन बिल्कुल भी नहीं थी, इतने कठोर नियम बनाए गए थे। तो खैर अभी हम फिलहाल जो जानकारी दी गई है उसे इकट्ठा कर लेते हैं, फिर कभी बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी पर। तो और खास बातें, अभी फिलहाल इतनी बातें करते हैं कि भू राजस्व के निर्धारण, यानी कि जो टैक्स लिया जाता था उसका निर्धारण, और कि कितना लिया जाएगा और उसे किस तरह वसूला जाएगा,
ये पूरा काम अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया, यानी कि सारा काम राजा के नियंत्रण में चला गया, यानी कि राजा कौन, सुल्तान अलाउद्दीन के नियंत्रण में चला गया। जो वहाँ के स्थानीय सामंत थे, सामंत या जमींदार थे, अब ये अधिकार उनसे छीन लिया गया। और पहले क्या होता था कि सामंत और जमींदार राजस्व वसूलते थे और खुद के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने देते थे, मतलब इनके पास अपनी जो पर्सनल जमीन वगैरह होती थी उसके ऊपर ये टैक्स नहीं देते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इन सामंतों जमींदारों को भी मजबूर कर दिया कि इनके पास जो प्रॉपर्टी है, जमीन है, जायदाद है, उसके ऊपर भी ये टैक्स देंगे राज्य को, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी शासक को। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में 3 तरह के टैक्स लिए जाते थे। पहला जिसे बोलते हैं खराज, खराज जो खेती की जमीन पर लिया जाता है, खेती की जमीन पर टैक्स देना पड़ता था। और कितना टैक्स देना पड़ता था, जितनी फसल होती थी उसका आधा देना पड़ता था, 50%, 50% देना पड़ता था। दूसरा टैक्स लिया जाता था जानवरों पे और तीसरा लिया जाता था घरों पे। तो 3 तरह के टैक्स लिए जाते थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। तो चलो, आज हमने वर्कशीट में बहुत सारी बातें जानी और आपको ये सब याद रखनी है। अगर आप कुछ भूल जाएं तो वर्कशीट को रिवाइंड करके दोबारा सुन लीजिए। अब हमसे सवाल पूछे गए हैं कि हमने क्या सीखा, कि अगर आप इक्तादार होते तो क्या क्या काम करते। तो भाई सीधी सी बात है, इक्तादार का मतलब था सेना नायक, तो सेना की जिम्मेदारी भी हम संभालते, फिर हम कानून और व्यवस्था को भी बनाते, और फिर हम सैनिकों को सेवा के बदले में वेतन भी देते और राजस्व की वसूली भी करते। इतने सारे काम करते। लेकिन मैंने आपके लिए छोटा आंसर लिखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि बच्चे बोलते हैं मैम प्लीज छोटा आंसर लिखवाइए। तो आंसर मैंने छोटा लिखा है, पर आपको याद रखना है सारी बातों को, ताकि अगर क्वेश्चन का आंसर बड़ा है पेपर में तो आप लिख सको। तो ये रहा आंसर। तो अब दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कर प्रणाली की विशेषता बतानी, मतलब जो भी टैक्स लिया जाता था उसकी क्या खास बातें थी वो हमें बतानी है। तो वो बताने से पहले मैं आपसे करना चाहती हूँ एक रिक्वेस्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जिसके लिए आपका प्यार, स्नेह के साथ साथ हमारा उत्साह बहुत ज़रूरी है। और वो तब होता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें एनर्जी मिलती है उससे। तो फटाफट से, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का ऑप्शन जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक करें। कलर चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन यूट्यूब में खुद ही मिल जाएंगे और आप अपना काम आसानी से कर पाएंगे। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूले। फिर अब मैं आपको बताती हूँ सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में भू राजस्व निर्धारण और वसूली का कार्य शासक के नियंत्रण में, सुल्तान के नियंत्रण में, यानी कि राज्य के नियंत्रण में चला गया। दूसरा, जो वहाँ के स्थानीय सामंत या जमींदार हुआ करते थे उनको भी अब टैक्स देना पड़ता था। तो ये थी खास बात आज की वर्कशीट से जो हमने जानी। फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी सी प्यारी सी नॉलेजेबल वर्कशीट के साथ। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ बने रहने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ।